Hello everyone, welcome to the new session of covering entire polity through the real text of the constitution। और आज हम फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करेंगे यूपीएससी सीएससी के लिए थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड केस लॉज। क्यों? एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज आल्सो, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक दिस वन, ठीक है, जो कि मैंने काफ़ी टफ बनाने की कोशिश की है। वो इसलिए क्योंकि ठीक है, इन क्वेश्चंस को थोड़ा डेप्थ में मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि जो कुछ है ना, कुछ बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं जिनको आपने इग्नोर कर लिया होगा और जिनको यूजुअली किसी टेक्स्ट बुक में कवर नहीं किया गया है, उनको मैं यहाँ पे साथ में कवर कर पाऊँ। तो ये हमारा एक ठीक है फ्री इनिशिएटिव है civilspot.in। आप डेली जो है इन सेशंस को एक दो दो दिन के बाद जो भी अपलोड होता रहे, एंटायर पॉलिटी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के रियल टेक्स्ट के थ्रू कवर करने का ये इनिशिएटिव है, राइट। एक बार इस क्वेश्चन को लगा के देखिए, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, एक बार पढ़िए ऑप्शंस को, राइट। जितना आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं, कहीं से आपने पढ़ रखा होगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिविजुअल्स हैव राइट टू relinquish देयर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। दूसरी स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट्स आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट। तीसरी स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड चौथी स्टेटमेंट, दैट फंडामेंटल राइट्स, if fundamental rights are to be amended, they can be amended with the constitutional amendment passed with uh, the special majority of the parliament and also with consent of more than half of the states। बताइए ज़रा कितनी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, लगाओ। तो अभी हम इस क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे, उससे पहले इस फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये मुश्किल से आप है ना, आप में से बहुत कम लोगों को, या फिर है ना, मुझे भी शुरू में ये चीज़ें मालूम नहीं थी। फिर जब धीमे धीमे ज़्यादा कुछ पढ़ते हैं आप लीगल एस्पेक्ट के बारे में, कभी आपने ये सोचा, दिमाग में आया, या जो भी क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर होगा उसके दिमाग में देखो, अगर राहु बैठा होगा तो वो ऐसा सवाल ज़रूर बनाएगा। ज़रा इससे ही पूछते हैं कि डू यू हैव क्लैरिटी विद रिगार्ड टू दिस, कि क्या आप अपना फंडामेंटल राइट का सेसेशन कर सकते हैं, है ना। कैन यू relinquish योर फंडामेंटल राइट्स, कि नहीं मेरे को नहीं लेने फंडामेंटल राइट्स, है ना। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। यू डोंट हैव राइट टू relinquish। देर इज समथिंग नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। आपने जितने डॉक्ट्राइन पढ़े होंगे उन सबको यहाँ पे रिवाइज करेंगे जब हम आर्टिकल 13 पे जाएंगे। उससे पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि जो फंडामेंटल राइट्स हम अभी पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट बी relinquished, है ना। वेवर मीन्स कि इफ़ यू आर गेटिंग सर्टेन राइट और सर्टेन प्रिविलेज, कैन यू, आई मीन, having with the best of your knowledge and the correct conscience, are you allowed to relinquish that right, waive of that privilege? So no, with respect to fundamental rights in India, you are not allowed to waive off your rights। There was special case with regards to this, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। कई लोगों ने इस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ठीक है, इस केस को, हाँ ठीक है, उस टाइम पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये इसलिए भी न्यूज़ में रहता है, ये केस बार बार कोट होता है, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन केस, कि जितनी भी अ, आपकी इलीगल सेटलमेंट्स है, जब भी सरकार उनको खाली कराए, ठीक है, इलीगल बस्तियों को, तो इसमें इस केस में स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप, ठीक है, सरकार खाली कर तो रही है इस तरीके की बस्तियों को, लेकिन आप उस वक्त कहाँ थे जब ये बस्तियाँ इस्टेब्लिश की गई, है ना। तो सिंस आप उस वक्त वहाँ पे नहीं थे, तो जब भी आप खाली कराएंगे, यू विल इंश्योर, द स्टेट विल इंश्योर कि इनका रीसेटलमेंट भी अच्छे से हो, रिहेबिलिटेशन भी अच्छे से हो। सो ओल्गा टेलिस केस में ये बात भी साथ में लिखी गई थी, ठीक है, ये स्टेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर है, इसको मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे इस केस में बताया गया। ये डॉक्ट्राइन, है ना, ये केस बेसिकली क्या था कि जो एमसीडी थी वहाँ पे, हाँ, जो जो भी उनके पेवमेंट ड्वेलर्स थे, ठीक है, इन्होंने बकायदा, पेवमेंट ड्वेलर्स मतलब जो रास्ते में कहीं पे जैसे भिखारी वगैरह रहते हैं, पेवमेंट्स पे रहते हैं, तो इन्होंने एमसीडी को एक अंडरटेकिंग दे दी कि हम ना आपसे कोई भी प्रॉपर्टी पे कोई राइट क्लेम नहीं करेंगे, या फिर ना हम अपना राइट टू लाइफ के अंडर जो राइट टू अबॉर्ड है आपको, है ना, एक घर
है ना, जो मकान छत लेने का अधिकार है, वी वॉन्ट क्लेम इट बेसिकली, ठीक है। पब्लिक रोड पे, पेवमेंट पे हम ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं करेंगे। तो ऐसी अंडरटेकिंग पहले उन्होंने दे दी, फिर बाद में कुछ टाइम बाद एमसीडी आई, और एमसीडी ने कहा अ, कि हाँ, जो भी ठीक है, जितने भी इस तरीके के पेवमेंट ड्वेलर्स हैं जिन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पेवमेंट्स को, आप ज़रा खाली कीजिए इसको। फिर वो सीधे अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारे पेवमेंट ड्वेलर्स चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। हालांकि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, है ना, बीएमसी यहाँ पे आना था, मैंने एमसीडी लिख दिया। तो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हालांकि स्पेसिफिकली ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही कि दे हैव गिवन अस अंडरटेकिंग इन रिटर्न, कि भैया ये इस तरीके का कोई क्लेम नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इनको उठवा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि नहीं नहीं, हाँ, अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट वेव ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। समझ रहे हो बात को? तो ये सब चीज़ें जो है, यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल डू नॉट हैव राइट टू रेलिंक्विश देयर फंडामेंटल राइट। नंबर वन, आपको ये ध्यान में रखना है। ये तो मैंने स्टोरी इसलिए बताई ताकि आपको याद रह जाए। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट। ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वी विल एक्सप्लेन इट फर्दर अभी नीचे जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के नेचर के बारे में, फंडामेंटल्स अबाउट द फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यस, they are subject to constitutional amendment. What was the take of Supreme Court in Golaknath case and thereafter in केशवानंदा भारती केस, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये मान लो कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अच्छा, दे कैन बी अमेंडेड, यस, बट to amend them, do you need the consent of more than half of the states? No. Why? Because it is not a federal feature. वी ऑलरेडी नो कि देयर आर सर्टेन, है ना, सर्टेन जो कि हमने पढ़ी हुए हैं, जब हम फेडरलिज्म को पढ़ रहे थे उस टाइम हमने देखा देयर आर सर्टेन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उनको सर्टेन आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर उनको अमेंड करना है तो यू नीड कंसेंट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू amend the fourth schedule of the constitution which provides for representation of states in the parliament, है ना, अदरवाइज if you want to amend the fourth schedule under article 2 and under article 3, then you don't need the consent of half of the states. But if you want to amend that under article 368, then you need the consent of the half of the states. अगर आपको इसके बारे में और क्लैरिटी चाहिए तो आर्टिकल 1 वाला सेशन, मतलब दूसरा सेशन एक बार जाके देखिए, आपको वहाँ पे क्लैरिटी इस पे मिल जाएगी कि ये क्या कन्फ्यूजन है। For example, if you want to amend the method of election to the post of the president, who is the head of the head of the Indian Union in India, ठीक है, अगर वो मेथड को आपने अमेंड करना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, तो यू नीड द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, राइट। सो देर आर सर्टेन फेडरल फीचर्स, अगर आपको उन्हें अमेंड करना है तो डेफिनेटली यू नीड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368। सो टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, गिन लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स जब भी आपको पढ़ना है तो इसके थोड़े हमने बेसिक्स जरूर अपने कवर करने हैं। नंबर वन, दे आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर नंबर वन प्रोवाइडेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। नंबर टू, वाई आर दे फंडामेंटल? दे आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर फंडामेंटल टू द ह्यूमन लाइफ, है ना। मोस्ट बेसिक लाइफ अगर आपको जीनी है तो आपको ये राइट्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये चाहिए ही चाहिए, ये ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट कहा जा रहा है। नाउ इनके कुछ नेचर है, कुछ स्पेशल नेचर है फंडामेंटल राइट का। पहला नेचर ये है, सिंस दे आर प्रोवाइडेड एंड दे आर गारंटेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, they are guaranteed by the law of the land, that is the constitution, hence they are justiciable in nature. What does justiciability means? Justiciability means that even without, remember this, even without having a separate law for their implementation, you can visit the court and you can get them enforced through the court of law. समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? देखो, देर इज समथिंग, है ना, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जस्टिशिएबिलिटी एंड द एनफोर्सिएबिलिटी। जस्टिशिएबिलिटी बिलिटी एंड एनफोर्सिएबिलिटी,
justiciability. There is a difference between justiciability and enforceability. Enforceability means can you enforce it or not? You can enforce anything by any means. By executive order you can enforce something, by judicial order you can enforce something, or by legal order, है ना, by having a separate law you can enforce anything. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा गया है कि वेदर दे आर गोइंग टू बी जस्टिशिएबल और नॉट, ठीक है, ऐसा कोई क्लैरिटी है, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे तब हम उसको स्पेसिफिकली देखेंगे बढ़िया से. अभी अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं दैट आर फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिशिएबल इन नेचर, नो दे आर नॉट जस्टिशिएबल, बट आर दे एनफोर्सेबल बाय लॉ, येस दे आर एनफोर्सेबल. They are enforceable by law. That means to enforce certain fundamental duty you can just pass a law and make it enforceable. But when enforceability is automatic, when enforceability is automatically provided by the constitution, then it becomes justiciability. So fundamental rights are justiciable in nature. That means you don't need a separate law to enforce them. You already have constitution which guarantees them. This is what justiciability means. Number one, they are justiciable in court of law, right? Number two, they are qualified in nature. They are not absolute. What does qualified means? You need to fulfill certain qualification, or you need to adhere to certain restrictions if you want to enjoy your fundamental rights. That is what qualified means. For example, जब भी हम आगे जितने भी fundamental rights को पढ़ेंगे, for example the fundamental right under article 19, there are certain restrictions that are provided, है ना. There are certain qualifications also that are provided. For example, certain, है ना, there is one qualification as well for certain fundamental rights. The fundamental rights under article 15, article 16, article 19, article 29, article 30. Remember this group. इस group को हमेशा याद रखो. This particular group is available only to the citizen. Only to the citizens. So what is the qualification here? Qualification here is that you need to qualify to enjoy these fundamental rights. You need to qualify the citizenship of India. You need to be the citizen of India. That is the qualification. So fundamental rights are qualified, not they are not absolute, right? तो ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है. अगली बात, there are restrictions on the state. This is how you establish the rule of law. They are the legal restrictions on the state, है ना, as defined, state as defined under article 12, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि state का meaning for the purpose of fundamental right क्या है इंडिया में, ठीक है. They are restrictions on the state. This is how you, जब भी आप पढ़ेंगे ना कि what is constitutional government, constitutional government, जिस पे 3 सवाल पिछले 5-6 साल में यूपीएससी ने सीधे ही पूछ लिए. Constitutional government means number 1, it is the limited government. Number 2, there is rule of law. Number 3, that constitution provides for the powers of the government as well. Constitution is a source of the power of the government. समझ लो, that is what constitutional government means, जिसे हमने शुरू में पढ़ा भी था, ठीक है, जब हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे, ठीक है, पहले सेशन में ये सब चीज़ें वहाँ क्लियर की हुई है. सो वो जो पहला और दूसरा पार्ट है, नंबर 1 लिमिटेड गवर्नमेंट, नंबर 2 रूल ऑफ लॉ, ये कहाँ से इस्टेब्लिश होगा? ये तब इस्टेब्लिश होगा जब सरकार की अथॉरिटी पे कुछ लिमिटेशंस लगे. तो वो लिमिटेशन है, वन ऑफ दोज लिमिटेशंस इज फंडामेंटल राइट्स. इट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट, है ना. Not only on the state, but some fundamental rights are also restrictions upon the individuals as well. For example, there is restriction, जब हम फंडामेंटल राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी पढ़ेंगे कि देयर शुड बी नो अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म एंड देयर शुड बी नो एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जब हम पढ़ेंगे तो तब आप जानेंगे कि कुछ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस है. देन सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. What is the source of fundamental rights? It is the constitution. It is not vice versa in Indian case. समझ रहे हो? In many constitutions, for example in West in USA, so constitution is considered to be the product of fundamental right. The constitution of USA is framed in such a manner that every citizen, I mean it is framed in such a manner कि citizens को fundamental right मिले. That means in USA or in many countries, many other countries in West, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग उसके सांचे में ढले. यहाँ उल्टा है,
यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नंबर 1, है ना। तो व्हाट इज द प्रोवाइडर ऑफ द फंडामेंटल राइट? कॉन्स्टिट्यूशन। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट? कॉन्स्टिट्यूशन। बट गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इट इज सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। जब हम आर्टिकल 32 को पढ़ेंगे, है ना, तो तब हमें ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए कुछ रिट जारी कर सकता है। डायरेक्टली यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, दे आर एनेबलर्स टू द रूल ऑफ लॉ। इस पे भी सवाल पूछा गया है, रूल ऑफ लॉ पे सवाल पूछा गया आर्टिकल 14 पे। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, शुरू करते हैं अपना फंडामेंटल राइट की गेम। हमने बताया कि फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट, ठीक है, दे आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट। तो वो स्टेट क्या होगा, वो तो आपको डिफाइन पहले करना पड़ेगा कि द टर्म फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट in this part, unless the context otherwise requires, मतलब by default state का मीनिंग क्या होगा? जस्ट फॉर दिस पार्ट, समझ रहे हो, फंडामेंटल राइट्स के जो हालांकि फिर जब हम आर्टिकल 36 को पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि सेम जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो डीपीएसपी पे भी लागू होती है। बट अभी के लिए ये जो पार्ट 3 वाला स्टेट है, ये वाली डेफिनेशन सिर्फ इस पार्ट के लिए है, ये भी ध्यान में रखनी है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट क्या होगा? तो इट विल इंक्लूड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये तो होंगे ही होंगे। और ऑल लोकल अथॉरिटीज, जितनी भी आपकी लोकल बॉडीज है, पंचायत हो गया, अगर वो आपसे स्टेटमेंट में पूछे कि इनमें से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 इनमें से कौन कौन स्टेट का हिस्सा होगा, तो क्या उसमें पंचायतें हैं? यस, दे आर पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट। क्या उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ हैं? दे आर पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट। तो यस, ऑल लोकल बॉडीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट। और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर दैट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ लो। तो ये अदर अथॉरिटी, ये यहाँ पे एक ऐसा फ्रेज आ गया जिसको फिर बाद में जुडिशरी ने अपने हिसाब से फिर प्रेजेंट किया कि अदर अथॉरिटी के फोल्ड में ये भी आएगा, वो भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया, even if there is some NGO, even if there is some NGO who is in agreement with any government of India or state government, who is in agreement with any government, agreement is कि this particular NGO will deliver the services of the government, जो सर्विसेज सरकार ने डिलीवर करनी थी वो किसी, मान लो अगर एनजीओ को भी दे दी, किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन को भी दे दी, और एनजीओ गवर्नमेंट के बिहाफ पे सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा अंडर दिस फ्रेज अदर अथॉरिटीज। जो स्टेट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियां हैं, है ना, कॉरपोरेशंस हैं, वो भी स्टेट, फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, है ना। देयर वाज दिस केस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस शांताबाई केस में स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज बेसिकली अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज एजुडेम जनरेस, ठीक है, जूडेम जनरेस, लाइक नेचर, कि भैया समथिंग विच इज हैविंग द लाइक नेचर, लाइक नेचर मीन्स कि द नेचर ऑफ स्टेट, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नेचर अगर स्टेट के नेचर जैसा सिमिलर होगा, दैट मीन्स इफ एनी इंस्टीट्यूशन इज डिलीवरिंग द सर्विसेज ऑफ द स्टेट, देन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, बी इट अ प्राइवेट एजेंसी और बी इट any government or privately owned company, if that particular company is also delivering the services of the state, it will be considered as a state. But now the question comes, और इस पे बहुत ही कम क्लैरिटी भी है, बहुत ही कम क्लैरिटी भी है। हो सकता है मैंने अपने पिछले साल के सेशंस में ये कहा होगा कि फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट, जुडिशरी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट। वाई? बिकॉज आर्टिकल 12 डज नॉट मेंशन इट। नाउ इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट और या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर वो स्पेसिफिकली आपसे कहे कि अंडर आर्टिकल 12 स्टेट इनमें से क्या क्या चीज़ें, है ना, स्टेट में इनमें से क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या यहाँ पे जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लिखा हुआ है? नो। तो उस केस में जुडिशरी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द स्टेट।
बट अगर इन जनरल पूछा जाए कि भारत में फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट इनमें से क्या क्या चीज़ें स्टेट में आएंगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द जुडिशरी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट. देर वॉज अ लॉट ऑफ, है ना, देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रेरी ओपिनियंस विद रिगार्ड टू दिस कि, है ना, देर आर सर्टेन केसेस लाइक AR अंतुले वगैरह, है ना, NS मिराजकर, ये आपने याद नहीं रखने हैं. देर आर सर्टेन केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हेन रूल मेकिंग पावर ऑफ जुडिशरी इज कंसर्न्ड इट इज स्टेट, व्हेन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल पावर इज कंसर्न्ड एंड इट इज नॉट स्टेट. मतलब जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है या फिर कोई रूल बना रही है तो ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगी. बट जब वो अपने जुडिशियल पावर का यूज़ कर रही है, ठीक है, एज ए जुडिशरी ही एक्ट कर रही है, तो वो, है ना, जजमेंट के रिगार्ड्स में वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी. तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है. फॉर एग्जांपल, है ना, जुडिशरी हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग. जुडिशरी के अपने, ठीक है, अपने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, अपने उनके क्लर्क होंगे, कोई और होंगे, तो उनके द्वारा जो भी पास्ट जितने ऑर्डर्स हैं दे विल बी सब्जेक्ट टू दिस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट, आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 कहता है कि इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स. ठीक है, कि जो भी आपके जो पार्ट 3 में जितने भी आर्टिकल आपके इंक्लूडेड हैं उन सभी आर्टिकल्स को ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. आर्टिकल 13, वो क्या प्रोटेक्शन है कि देयर आर सर्टेन लॉज विच कैन बी इनकंसिस्टेंट विद दिस पार्ट, दैट इज फंडामेंटल राइट. देयर कैन बी सर्टेन लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करें. अगर ऐसा कोई कानून है विच इज़ इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो वो कानून जो है वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution or in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void. अब यहाँ से निकलता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. यहाँ इस वर्ड पे फोकस करना, सच इनकंसिस्टेंसी, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, राइट. सो देर इज समथिंग नोन एज ओह, ये मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को यहाँ 2 बार ये ओह कर दिया. एक्चुअली दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी. सिविरेबिलिटी मैंने कहीं अलग से दूसरी बार कॉपी करके ऐड तो नहीं किया. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक. नो, ठीक है, हाँ. तो दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी. ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू स्पेलिंग्स. डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी. व्हाट डज सिवियरिंग मीन्स? सिवियरिंग मीन्स दैट यू आर बेसिकली, ठीक है, कटिंग समथिंग. आपने किसी चीज़ को सिवियर किया, मतलब आपने उस चीज़ को कट कर दिया, है ना, काटना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं सिविरेबिलिटी. तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी कहता है कि मान लीजिए एक लॉ है, 100% लॉ है, लेकिन इसमें से 5% हिस्सा वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इस 5% हिस्से को ही हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे ताकि रेस्ट ऑफ द लॉ हम प्रिजर्व कर सकें. नाउ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी, आपने ये A.K. गोपालन केस बहुत बार पढ़ा होगा, खास तौर पे जब आप DPSP के बारे में पढ़े होंगे या जब हम राइट टू लाइफ भी पढ़ेंगे, है ना, उस वक्त आप पाएंगे कि ये A.K. गोपालन केस में दिस वाज बेसिकली रिलेटेड टू राइट टू लाइफ. और ठीक है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो 1950 का था उसमें सेक्शन 14 इट वाज वेरी ऑब्जेक्शनेबल. बाद में इसे अमेंड कर दिया गया, है ना, जिसमें कि बिल्कुल एकदम स्वीपिंग पावर्स दे दी गई थी गवर्नमेंट के हाथ में कि वो खुद ही डिसाइड करे किसको पार्शियली रिलीज़ करना है और किसको पार्शियली रिलीज़ नहीं करना है डिटेंशन से. ठीक है, तो देयर वर स्वीपिंग पावर्स गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, A.K. गोपालन केस में कहा कि ठीक है, ये सेक्शन जो आपने याद नहीं रखना है, ये सेक्शन है जो प्रॉब्लमेटिक है. सो वी आर स्ट्राइकिंग डाउन दिस सेक्शन, नॉट द एंटायर लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. ठीक है,
सो यही यहाँ से निकलता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी। और हालांकि इसके जो जेनेसिस है वो यही है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी दैट एंटायर लॉ नीड नॉट बी declared void, but to the extent of such inconsistency that particular inconsistent part can be declared void. Clear? Next देखिए, नेक्स्ट क्लॉज है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट और या फिर एंड एनी लॉ मेड बाय कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन बी वॉइड। सीधी बात यह है, ठीक है, कि भैया ऐसा कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन वो भी वॉइड होगा। यही सेम बात इसमें लिखी गई है। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो लॉ है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना लॉ का मतलब क्या होगा, कि लॉ है ना, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को हम लॉ मानेंगे, क्या ऑर्डिनेंस को हम लॉ मानेंगे, क्या बाय लॉ को हम लॉ मानेंगे, रूल को हम लॉ मानेंगे? यस। सो दिस आर्टिकल सेज लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। सो दिस मीन्स भाई स्टेट ने जितने भी इंस्ट्रूमेंट अपने जारी कर रखे हैं, भले वो लॉ हो, पार्लियामेंट के द्वारा पास हो, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस हो 123, या फिर है ना बाय लॉ हो, है ना, बाय लॉ होता है जो कि पार्लियामेंट ने मान लो कोई स्केलेटन अपना एक्ट पास कर दिया, उस पे गवर्नमेंट जो अपना लॉ बनाती है उसके बेसिस पे। फॉर एग्जांपल देयर इज आईटी लॉ, आईटी एक्ट पे जितने भी है ना आईटी लॉज बनाए गए हैं तो वो बाय लॉज हुए। रूल्स अंडर दोज बाय लॉज और द ओरिजिनल एक्ट, रेगुलेशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितने भी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही है वो लॉ की डेफिनेशन में आएंगे, इंक्लूडिंग द कस्टम और यूजेस। मतलब जितने हमारे मान लो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, अगर उनका नेचर कुछ ऐसा है कि इंडिविजुअल इज फीलिंग द फोर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ लॉ, समझ रहे हो, कस्टम ऐसा है तो वो भी यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन में आएगा। दिस इज वाई व्हेन यू रीड द जजमेंट्स लाइक सबरीमाला जजमेंट, तो वो तो एक कस्टम आता है ना, तो उसको कैसे चैलेंज कर दिया गया आर्टिकल 14 के बेसिस पे सबरीमाला जजमेंट में, जिसमें कि वुमेन बिटवीन अ सर्टेन एज 14 टू 50 टू आई थिंक टू 49 समथिंग है ना, या 55 सॉरी, तो विमेन बिटवीन दिस पर्टिकुलर एज दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द कोर टेम्पल प्रीमाइसिस, है ना, ड्यू टू द कस्टम। अब वो अगर अगर ये क्लॉज यहाँ पे नहीं होता ना तो वो आर्टिकल 14 के ग्राउंड पे, राइट टू इक्वलिटी के ग्राउंड पे आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर, है ना, बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज दैट पर्टिकुलर कस्टम वॉज चैलेंज्ड। वाई? बिकॉज आर्टिकल 13 says that such customs which are having force of law will also be treated as law in India, है ना। सो लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड बाय और मेड बाय द लेजिस्लेटर और competent authority in territory of India before the commencement of the constitution, not previously repealed, notwithstanding any such law or any part thereof may not be। सीधी बात कि भैया इवन जो प्री है ना प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज भी हैं, अगर वो भी इस पार्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनको भी इसके, ठीक है, इसके अंडर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, गोलकनाथ जजमेंट वगैरह को पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू स्पेसिफिकली बाद में एक क्लॉज डाला गया कि इन दिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉ। सो आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। समझ रहे हो? तो उस पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, संविधान के संशोधन पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए ये समझो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट लॉ एज पर आर्टिकल 13 ऑफ इंडिया, इट इज अ सेपरेट अमेंडमेंट, है ना। अब देखिए ये इन्होंने SCRA पे पूछा हुआ इनका, ठीक है, क्वेश्चन है। SCRA जो कि UPSC पहले एग्ज़ाम लेता था, कुछ रेलवे से रिलेटेड, है ना, UPSC का ही एग्ज़ाम होता है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है। अब इस पे ऑलरेडी उन्होंने एक बाद में फिर क्वेश्चन पूछा, राइट टू वोट इंडिया में कैसा है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट,
is a fundamental right? No, it is not a fundamental right. It is a constitutional right. Under Article 13 of the Constitution, all laws inconsistent with fundamental rights may be declared void, but this provision does not apply to Constitutional Amendment Act. बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा. Right to protection in respect of conviction of offences lays down that person accused of offences cannot be compelled to be witness against himself. बिल्कुल, जब हम पढ़ेंगे आगे तब हम पाएंगे आर्टिकल 20-21 वगैरह को, जब हम स्टडी करेंगे तब ये सब चीज़ें वहाँ हम पाएंगे. No law giving effect to DPSPs may be challenged to void, may be declared void on the ground that it is inconsistent with fundamental right. No, this is wrong actually. This is why I say कि ये पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि आंसर आना चाहिए 2 और 3. यूपीएससी क्वेश्चन अपना गलत बनाती है, क्योंकि फिर जब हम, है ना, वी विल सी इट, जब हम डीपीएसपी के उसमें जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये जो प्रोटेक्शन है, पर्टिकुलर प्रोटेक्शन, ये सिर्फ 2 डीपीएसपीज के लिए अकॉर्ड की गई है, आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, वो भी विद रिस्पेक्ट टू ओनली 2 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14. समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे बहुत ब्रॉड, ये है ना, एकदम ओपन एंडेड स्टेटमेंट हो गई, इसलिए ये गलत है. क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए, ये हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी देख लिया. अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. भाई ठीक है, उन लॉज का तो ठीक है जो अभी बन रहे हैं, पर इन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का क्या? बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए अगर ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट करता था, है ना, तो क्या वो, है ना, उस लॉ को हम कैसे ट्रीट करेंगे? क्या उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा? फॉर दैट देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. ये कहता है कि a law which has been valid at its inception but has become invalid on coming into force of the constitution by reason of being inconsistent with the fundamental rights guaranteed under article 3 flana dimkana, the inconsistency which has made it unconstitutional is removed, the law will become free from infirmity and will become enforceable. ये क्या कह रहा है कि जो भी इस तरीके का लॉ होगा, जो भी इस तरीके का लॉ होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने से पहले, ठीक है, इंसेप्शन में था, फोर्स में था, है ना, लेकिन ये जैसे ही संविधान आपका फोर्स में आया, संविधान फोर्स में आके आपके फंडामेंटल राइट्स भी फोर्स में आ गए, तो वो लॉ जो है ना, वो लॉ जो है उसको हम डोरमेंट ट्रीट करेंगे, डेड ट्रीट नहीं करेंगे. समझ रहे हो? मतलब एक एक्लिप्स आ जाएगा. एक्लिप्स माने एक तरीके से जैसे ग्रहण लगता है ना, कि ग्रहण में, सूर्य ग्रहण अगर मान लो लग गया तो लाइट पड़ेगी नहीं. ऐसा नहीं है कि सूर्य बंद हो गया, नहीं, लाइट नहीं पड़ेगी, बस फ्रेश लाइट नहीं आएगी आप तक, बीच में चंद्रमा आ गया आपका. सिमिलरली एक्लिप्स यहाँ पे लग रहा है कि वी विल ट्रीट देम एज डोरमेंट बट नॉट एंटायरली डेड, क्योंकि उन लॉज के अंडर मान लो कोई केसेस चल रहे होंगे, है ना, उन लॉज के अंडर किसी को राइट्स मिल चुके होंगे, आप उसको डेड घोषित नहीं कर सकते. लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन होगा, वो क्या, कि आप उसकी वो इनकन्सिस्टेंसी दूर कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रही हो, और अगर वो दूर हो गई तो वो दैट वुड बिकम एनफोर्सिबल. समझ रहे हो? सो दिस इज बेसिकली योर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. ये बेसिकली क्या कह रहा है? बेसिकली कह रहा है कि लॉ अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल था और वो लॉ, है ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो वी विल नॉट ट्रीट इट डेड, इट विल बी अलाइव फॉर लीगल पर्पजेस, है ना, बट इट विल बी डॉर्मेंट. अब इसके आगे इसकी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, राइट. इट विल बी डॉर्मेंट बट स्टिल अलाइव. बट अगर आपने उसकी वो इनकन्सिस्टेंसी दूर कर दी तो ये एनफोर्सिबल हो जाएगा. It will not stay dormant. This is basically your doctrine of eclipse as well. ठीक है. तो if you want to enroll in any of the courses, especially you should visit this website civilspot.in. ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप एनरोल कर सकते हैं. देयर इज़, ये हमारा एक, ठीक है, अलग से प्रोग्राम चलता है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च इनिशिएटिव. आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं. यूट्यूब पे भी 5 PYQ डेली आते हैं. लेकिन ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि आप इसमें, ठीक है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं. इसमें बिल्कुल जितने भी PYQs हैं
उनको थीम वाइज तरीके से इसमें ठीक है एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया गया है। ठीक है, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू उसकी पूरी आपका PYQ रिसर्च इसमें आपको देखने को मिलेगा। मोर देन 5,000 PYQs आपको इसमें देखने को मिलेंगे और वेरियस एग्जाम UPSC CDS CAPF एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। ठीक है, डेली इसमें आपके सेशंस आते हैं। दिस इज़ आवर फ्लैगशिप इनिशिएटिव। अब देखो, अब इस कहानी पे आते हैं जो हमने यहाँ पढ़ी कि भैया ये अमेंडमेंट वाली क्या कहानी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है क्या ये अमेंडेबल है या नहीं अमेंडेबल है। इसकी भी एक अलग कहानी है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इस पे ज़रा आते हैं। सबसे पहले देयर वाज दिस केस, शंकरी प्रसाद केस 1951। हुआ क्या था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, कहाँ लिखा है मैंने, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पास कर दिया गया था 1951 में ही, पहले ही ला दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू हम अभी आगे देखेंगे कुछ नए प्रोविज़न लाए गए थे। वो क्या क्या, आर्टिकल 15 में आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किया गया। वो क्या था कि स्टेट को एम्पावर किया गया, दे कैन ब्रिंग रिजर्वेशन प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC ST और OBC। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये स्पेसिफिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। समझ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 19 में भी कुछ प्रोविज़न लाए गए। वो ये कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर कुछ एडिशनल, जब हम आगे आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, है ना, हम ब्रॉडली इसे कवर करेंगे। अभी के लिए ये समझो कहानी क्या थी। तो आर्टिकल 19 में भी अमेंडमेंट किया गया, कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाई गई। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडली रिलेशंस टू फॉरेन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, इस तरीके के जो है नई रिस्ट्रिक्शन, 2-3 रिस्ट्रिक्शन नई इंट्रोड्यूस कर दी गई। एंड देन देर वॉज आर्टिकल 31A विच प्रोवाइडेड फॉर, नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जिसने इस बात का प्रोविज़न किया कि अगर स्टेट कंपल्सरली किसी लैंड को एक्विजिशन करना चाह रहा है किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए, है ना, तो उसको स्टेट को एनेबल किया गया कि आप कंपेंसेशन दो, स्टेट विल डिटरमाइन द कंपेंसेशन अमाउंट, है ना, एंड स्टेट विल पे द कंपेंसेशन। और ये मान लिया जाएगा कि जो किसी पर्टिकुलर आदमी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे स्टेट का हक मान लिया जाएगा। आर्टिकल 31B इंट्रोड्यूस किया गया, 9th शेड्यूल, जिसके तहत ये प्रोविज़न किया गया कि जितने भी लॉ इस शेड्यूल में हम डालेंगे, भले वो स्टेट के हो या सेंटर के, वो सारे लॉज इम्यून होंगे फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये सब चीज़ें, है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई। शंकरी प्रसाद केस में इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया पार्लियामेंट की पावर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया हुआ है और पार्लियामेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वॉज शंकरी प्रसाद केस। नाउ कम्स अनदर केस, एक और, है ना, सेम पैरेलली ये इशू चल रहा था। 1954 देयर वॉज, है ना, पंजाब में एक उनका लैंड रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने एक लैंड सीलिंग एक्ट लाया 1954 में। तो वहाँ का एक बड़ा रिच फार्मर था गोलकनाथ एंड फैमिली। दे हैड अराउंड 500 एकड़ का एक बड़ा एस्टेट उनका था। तो गोलकनाथ पे पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब ने लैंड सीलिंग लिमिट लगा दी। सीलिंग लिमिट थी 30 एकड़ की कि भैया एक बंदा 30 ही एकड़ रख सकता है। तो गोलकनाथ ने इस बात को चैलेंज किया कि दिस इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31, है ना, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है और जो हमारी फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 19(1)(f आगे हम देखेंगे। तो इन दोनों जगह पे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का मेंशन था। गोलकनाथ ने इसको चैलेंज कर दिया कि मेरी प्रॉपर्टी, माय फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इज बीइंग चैलेंज्ड हियर। गोलकनाथ वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ ने दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली चैलेंज किया। नंबर 1, अपनी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन। नंबर 2, आर्टिकल 9, है ना, ये 9th शेड्यूल को भी उसने चैलेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो स्टेट ऑफ पंजाब का लैंड रिफॉर्म एक्ट था वो इसमें डाल दिया गया था। 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक अलग से हुआ था, तो उसके तहत इसमें वो पूरा लैंड सीलिंग का लॉ डाल दिया गया था और उसे अनचैलेंजेबल बना दिया गया था। राइट, सो ये सब चीज़ें चल रही थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोलकनाथ केस में कि
जो लॉ की डेफिनेशन है ऊपर, है ना, जो लॉ की डेफिनेशन है, इसमें आपके इसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी आएंगे. दैट मीन्स even constitutional amendments also have to follow the fundamental rights. That means by a constitutional amendment you can't take away the fundamental right. Why? Because a constitutional amendment has to follow the fundamental rights. तो ये यहाँ पे जजमेंट दे दी गई कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट. क्लियर? तो ये एक और चीज हो गई. तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया. इन्होंने अलग से दो आर्टिकल्स को अमेंड किया, आर्टिकल 368 को, आर्टिकल 13 को. आर्टिकल 13 में ये बात डाली कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लॉ की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे. अगर नहीं रखा आर्टिकल 13 की लॉ की डेफिनेशन में, दैट मीन्स कि इट कैन इवन टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स, है ना. दूसरी बात, आर्टिकल 368 में भी एक अमेंडमेंट किया, इसे हम बाद में पढ़ेंगे. अमेंडमेंट करके क्या प्रोविज़न लाया कि अब प्रेसिडेंट को मैंडेटरली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अपना कंसेंट देना ही पड़ेगा. समझ रहे हो? प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नाउ, इवन नाउ. प्रेसिडेंट कांट रिफ्यूज. नॉर्मल बिल को साइन करना ना करना वो प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज, बट व्हेन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट कांट बेसिकली से कि नहीं, मैं इसमें साइन नहीं करूँगा. क्लियर? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ये एक पूरी कहानी है जो, है ना, जो यहाँ से निकलती है. इसी से एक, है ना, इसी रूलिंग में जो गोलकनाथ रूलिंग थी, यहाँ से एक और डॉक्ट्राइन निकला, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग. और इस डॉक्ट्राइन का यूज सुप्रीम कोर्ट अब बहुत बार, है ना, बार जब भी रूल सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं, फ्यूचरिस्टिक रूल, तो इस डॉक्ट्राइन को सुप्रीम कोर्ट बार उसमें मेंशन करता है. देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बाराव, उन्होंने बकायदा ये जो सेंटेंस है, अगर आप ये पढ़ सको तो पढ़ लीजिएगा. उन्होंने बकायदा ये बात, है ना, बोली कि अ कोर्ट शुड रिकॉग्नाइज अ ड्यूटी to announce a new and better rule for future transactions whenever the court has reached the conviction that an old rule is unsound, even though the feeling compelled by the stare decisis to apply the old and condemned rule to instant case and to transaction which had already taken place. Basically ये क्या कह रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी होगी कि जब उन्हें लगे कि जो प्रेजेंट रूल है वो अनसाउंड हो गया है ना, और उसमें कुछ भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, फ्यूचरिस्टिक रूल बनाने की ज़रूरत है, सो कोर्ट शुड अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोर्ट शुड अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जो 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैंने बोला ना कि पंजाब का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसको 9th शेड्यूल में डाला गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ऐसा बोला कि हो सकता है कि अभी तक जितने अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में उससे कई सारे फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे या अब्रीज कर दिया गया. अब अगर हम उन्हें रीइंस्टेट करते हैं तो इससे बड़ा डिप्रेशन होगा, बड़ा डिसरप्शन होगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस वक्त ये कहा कि वी फर्दर डिक्लेयर दैट इन फ्यूचर Parliament will have no power to amend. That in future Parliament will not have power to amend the part 3 of the Constitution. But अभी तक जो अमेंडमेंट हो गए हम उन्हें अपहोल्ड कर दे रहे हैं. तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इज बेसिकली व्हाट सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट ऑफ लॉ कैन मेक रूल्स फॉर फ्यूचर. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव रूल्स फॉर फ्यूचर. ठीक है, फिर इसके बाद आपका गोलकनाथ केस को बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया केशवानंदा भारती जजमेंट में. जब हम उस जजमेंट को, जब हम पूरा बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तब हम KSN जजमेंट को, और सभी को ये पता भी है, इसको अलग से स्टडी करने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है. केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात फिर बाद में कही अप्रैल 1973 में कि
जो गोलकनाथ केस में हमने जजमेंट दी वो गलत है। आर्टिकल 13 में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो अमेंडमेंट किया गया है वो सही है। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स are not limitations. Basically, fundamental rights can be taken away or abridged through a constitutional amendment bill, constitutional amendment act. तो ये केशवानंदा भारती जजमेंट में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्लियर? उससे पहले ऑलरेडी ये अमेंडमेंट हो चुका था। बेसिकली केशवानंदा भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया, फिर से अपहोल्ड किया। क्लियर? तो यहाँ तक भैया ये जो सबसे एग्जॉस्टिव पार्ट था ये यहाँ तक क्लियर होता है। इससे आगे भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। ठीक है, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज दिस क्वेश्चन इन 2021. क्वेश्चन वॉज अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे दे तो इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो वायलेट होगा, बताइए ज़रा। आर्टिकल 44 होगा क्या? नहीं, ये तो यूसीसी कैसे वायलेट हो जाएगा, इसे तो छोड़ ही दो। ये होगा क्या? नहीं, रिलीजन का हमने यहाँ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया हुआ है, तो ये क्यों आ गया बीच में? आदमी कंफ्यूज होगा इसमें या इसमें। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। क्यों? क्योंकि ये रिट की पावर की बात कर रहे हैं, है ना। इससे आर्टिकल 32 कैसे वायलेट हो जाएगा? आर्टिकल 32 इज एन एनेबलिंग प्रोविजन फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 वायलेट होगा। क्यों? हमने पढ़ा ना कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कब आपका खत्म होगा, या फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ इस्टेब्लिश होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहाँ इस्टेब्लिश होती है? जहां कंट्रोल्ड पावर्स हो, जहां सरकार के पास कंट्रोल्ड पावर्स हो या लिमिटेड पावर हो, लिमिटेड गवर्नमेंट हो। जब आपने गवर्नमेंट को लिमिटेड से अनलिमिटेड कर दिया, कंट्रोल्ड से अनकंट्रोल्ड कर दिया, डिस्क्रिशन दे दिया बहुत ही ज़्यादा, तो रूल ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एंड द स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज इन आर्टिकल 14। हाउ? वी विल सी। आर्टिकल 14 कहता है, यहाँ से आपका राइट टू इक्वालिटी शुरू होता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देयर इज समथिंग नोन एज, है ना, पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव राइट्स एंड नेगेटिव राइट्स। नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट्स आर एनेबलिंग प्रोविजंस, नेगेटिव राइट्स आर रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस। Enabling provisions माने the positive rights are enabling the state to create such a framework that will bring justice to the people. That means जो पॉजिटिव राइट होंगे ना, पॉजिटिव प्रोविजन, वो स्टेट को एम्पावर करेंगे, बोलेंगे कि ये करो ताकि जस्टिस मिल सके लोगों को। नेगेटिव प्रोविजन होंगे वो होंगे रिस्ट्रिक्टिव, वो स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कहेंगे कि ये मत करो, ये तुम्हें नहीं करना है, ताकि लोगों को फ्रीडम मिल सके। फ्रीडम विच इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जस्टिस। क्लियर? जब भी आप आगे आगे, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ेंगे आप पाएंगे सारे फंडामेंटल राइट इस तरीके से अरेंज्ड है। पहले नेगेटिव राइट है, दैट मीन्स पहले स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, फिर उसके बाद कुछ पॉजिटिव राइट है, दैट मीन्स स्टेट पे फिर एनेबलिंग प्रोविजन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 में पहले स्टेट पे लिमिटेशन लगाई गई है कि यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई है। फिर आर्टिकल मतलब सब सेक्शन 3, 4, 5, 6 को जब आप पढ़ेंगे वहाँ स्टेट को एनेबल किया गया है ना, टू बेसिकली ब्रिंग रिजर्वेशन और स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल, ताकि उन तक जस्टिस मिल सके। इसी तरीके से सारे फंडामेंटल राइट्स को अरेंज किया गया है। सो नाउ जब हमें मालूम है कि पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट क्या होते हैं,
है ना। ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव राइट माने अच्छे राइट, नेगेटिव राइट माने बुरे राइट। देयर वाज दिस लर्नर, और पता नहीं वो मोहित, अभी कई टाइम से बात नहीं हुई है मेरा। अन अकेडमी पे देयर वाज अ लर्नर जो कि डेली मेरी क्लास में आता था, मोहित। Sometimes Mohit used to be the single person in the class. बड़ा religiously he would basically enter the class I mean every time, every morning, every evening he was very religious. और मैं चाहूँगा अगर मोहित मुझे अभी सुन रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़िंदगी में कभी भी सुन रहे होंगे तो, है ना। और कमेंट सेक्शन में आप लोग पार्टिसिपेट कर लिया कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप लोग अपनी फीडबैक नहीं देते हैं, ठीक है। कीप गिविंग द फीडबैक, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैंने कुछ गलत कभी बोला हो, है ना, यहाँ पे कुछ गलत समझा दिया हो, प्लीज़ ब्रिंग इट, हाँ, ब्रिंग इट फोर्थ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नाउ इट बिकम्स क्लियर कि जब प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, दैट मीन्स देर इज पॉजिटिव थिंग। प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव थिंग। हु विल प्रोटेक्ट? State will protect. Who will protect? State will protect. Since state is protecting the people, that means it is a positive right. Now here this is negative right. Why? Because state has to treat everybody equal. तो ये नेगेटिव पार्ट है। दैट मीन्स स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन लगाइएगी कि तुम किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं करेंगे। नाउ इक्वलिटी का यहां मतलब अलग होता है। इक्वलिटी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से वो अच्छा सवाल यहाँ से पूछेगा, और ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल वो पूछता है कि विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरी वन एब्सोल्यूटली इक्वल। नो, इक्वलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट इन इंडिया। इक्वलिटी इज प्रोपोर्शनल। इक्वलिटी इज सब्सटेंटिव। इक्वलिटी अलग अलग तरीके की होती है। देर इज सब्सटेंटिव वर्सेज प्रोसीजरल। फॉर एग्जाम्पल वन, प्रोसीजरल, प्रोसीजर, अरे यार रल, एक तो बोलते बोलते लिखा नहीं जाता है, लिखते लिखते बोला नहीं जाता है। सो एक डिस्टिंक्शन होती है सब्सटेंटिव वर्सेज प्रोसीजरल। प्रोसीजरल माने यू प्रोवाइडेड द रूल, रूल इज एप्लीकेबल टू एवरी वन इक्वली, दैट इज योर प्रोसीजरल इक्वालिटी। आपने एक रूल बनाया और बोला कि रेस है, रूल ये है, गधे हो या घोड़े हो दोनों एक रूल को फॉलो करेंगे। दिस इज प्रोसीजरल इक्वालिटी कि यू हैव एस्टेब्लिश्ड फेयर equal procedure for everyone, that is procedural equality. Substantive means कि you are considering the gaps between person A who is PWD, between person B who is very intelligent by virtue of being a rich person, that person is capable of having higher learnings etc. तो इसको differently treat करो। सी यू आर, है ना, ट्रीटिंग वुमेन डिफरेंटली, और दैट टू रूरल वुमेन। रिजर्वेशन के लिए एक फॉर्मूला, हाँ, देर वॉज दिस फार्मूला, मैं उनका नाम भूल गया, ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट एक नाम है। यस, यस, हाँ, ही वॉज बेसिकली आई थिंक बाय प्रोफेसर पुष्पेश पंत, और फिर समवन एल्स, आई थिंक बाय पुष्पेश पंत। हाँ, वो जो जिसके आप इंटरव्यू वगैरह भी सुनते हैं, ही वॉज इन JNU बैक देन। 2005 समथिंग में उन्होंने रिजर्वेशन के लिए अपना एक फार्मूला ज़रूर दिया था। उन्होंने फार्मूला ये दिया कि कास्ट के बेसिस पे आप मत रखो, सिर्फ कोरी कास्ट के बेसिस पे नहीं। तो क्या कि भैया हमें मल्टीपल इंडिकेटर्स का फार्मूला लाना है। मल्टीपल इंडिकेटर्स माने कि जो रूरल है ना। हाँ, एक मिनट, मैं ये फार्मूला का नाम ही आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से कोट कर सकते हैं अपने मेंस इसमें। क्या है कि मुझे भूलने की बीमारी हो जाती है, मैं देखता बहुत कुछ हूँ लेकिन याद बहुत कम ही रह पाता है उससे, 25%। रिजर्वेशन फॉर्मूला बाय पुष्पेश पंत, आई थिंक मीगा समथिंग ऐसा कुछ कहा था, है ना, इज कॉल्ड, 1 सेकेंड, इट वॉज, चलो मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है। सो ही बेसिकली, है ना, ही सजेस्टेड इट
कि देयर शुड बी अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, कि रूरल अगर कास्ट में भी हो तो रूरल कास्ट के लिए अलग, अर्बन कास्ट के लिए अलग, रूरल वुमन के लिए अलग, अर्बन वुमन के लिए अलग। देयर शुड बी अ डिफरेंशिएशन विद इन रिजर्वेशन एज वेल to make it more substantive. So, substantive equality comes when you see the differences in the society, you accept the differences in the society, and you are determined to wither away, you know, those those differences in the society. For that, you can't just be procedural. ये जो कमज़ोर लोग हैं इनको आपको कुछ एडिशनल सपोर्ट देनी पड़ेगी, एडिशनल सपोर्ट। इसी एडिशनल सपोर्ट को जॉन रॉल्स कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल, जॉन रॉल्स ने कहा कि हम एक डिफरेंस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करें कि डिफरेंट पीपल विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली, लाइक्स विल बी ट्रीटेड अलाइक एंड like will be treated alike and different people will be treated differently। ठीक है, सो दिस डिफरेंस प्रिंसिपल ये जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में भी ये बात बताई है, और इसको डिफेंड करते हुए उन्होंने अपनी एक बाकायदा एक अलग से थ्योरी भी दी, थ्योरी ऑफ चेन। ठीक है, सोसाइटी वॉज एनविजन्ड एज ए चेन, कि चेन जिसकी अलग अलग कड़ियाँ हों, एक कड़ी ये है, दो ये है, तीन ये है, चार ये है, पांच ये है। तो जॉन रॉल्स ने कहा सोसाइटी इन अलग अलग कड़ियों से बनी है, अलग अलग है ना, ये पूरी एक चेन है। अगर इनमें से एक भी चेन बीच में कमज़ोर हुई तो पूरी सोसाइटी, पूरी है ना, इसका एक भी पार्ट अगर कमज़ोर हुआ तो पूरी सोसाइटी ब्रेक डाउन हो जाएगी। दैट मीन्स हमें अगर सोसाइटी को बचाना है तो सबसे पहले किस पे काम करना होगा, जो वीकेस्ट है, वीकेस्ट पर्सन। सो ग्रेटेस्ट जस्टिस टू द वीकेस्ट पर्सन, वो था डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ जॉन रॉल्स। इससे आएगी आपकी सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सो इंडिया फॉलोज द मॉडल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी। डिफरेंस प्रिंसिपल इज एडॉप्टेड इन इंडिया इन इन टर्म्स ऑफ द रिजर्वेशन प्रोविजन। ठीक है, एंड नाउ जब ये भी पूरा हो गया तो वी आर इक्वालिटी इज नॉट मेयरली प्रोसीजरल, जैसा कि वेस्ट में फॉलो किया जाता है, इट इज़ नॉट प्रोसीजरल, इट इज़ सब्सटेंटिव। वी रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस विद इन द सोसाइटी। तो इक्वालिटी पे अब यहाँ से आगे कोई भी सवाल पूछ ले तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ हमने क्या कहा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है, ये एनेबलिंग प्रोविजन है, पॉजिटिव प्रोविजन है। ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। ये है यूएसए का कॉन्सेप्ट, है ना। यूएसए में स्पेसिफिकली बाद में 1960s में यूएसए ने अलग से एक रूल भी लाया कि वहाँ पे भी जो फ्रैक्शनल ये रिजर्वेशन सिस्टम है, यूएस के जो 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 बेसिकली यूएस इंडियंस हैं, वहाँ के इंडियंस हैं अपने, जो वहाँ के नेटिव इंडियंस हैं यूएसए के, उन नेटिव्स के लिए अलग से उन्होंने, देयर वाज दिस एक्ट, मैं अगेन एक्ट का नाम भूल गया, जस्टिस समथिंग समथिंग उसका वो नाम था। ठीक है, तो उसके तहत रिजर्वेशन बहुत बाद में वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई टू प्रोटेक्ट देम सेपरेटली। समझ रहे हो? सो दिस इज ब्रिटिश कॉन्सेप्ट एंड दिस इज यूएस कॉन्सेप्ट। अगली बात कि इसी से आपका रूल ऑफ लॉ भी निकलता है। रूल ऑफ लॉ कैसे निकलता है कि स्टेट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि यू विल नॉट गिव प्रिविलेजेस, नंबर वन। नंबर दो, ऑल पीपल विल बी कंसिडर्ड इक्वली। ठीक है, नंबर तीन, दिस इज एक्टिंग एज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ स्टेट। दिस इज एक्टिंग एज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ स्टेट। इससे आपका रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्पिरिट है रूल ऑफ लॉ की, यही यहाँ पे पूछी भी हुई थी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इज बेसिकली एस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। व्हाई? एवरीबडी विल बी कंसिडर्ड इक्वल, नो प्रिविलेजेस टू एनीवन, एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड इक्वल, है ना, इक्वल व्हेन दे आर सिचुएटेड इक्वली। क्लियर? हालांकि फिर एक सवाल आपसे, ठीक है, मेंस वगैरह में ये पूछ सकते हैं कि क्या इस पे कुछ एक्सेप्शंस भी है? यस, कंसीडरिंग द अनइक्वल सर्कमस्टांसेस, वो जो एक्सेप्शन दिए गए हैं ना,
considering the unequal circumstances, some people have been given an, an exemption from this equality of law. For example, there are certain privileges available to president and the governor that we will study later on. Certain privileges given to MLAs and MPs we will study later on. Then we will also study, ठीक है, some other things कि there are sorry, हाँ 194,105, हाँ. Then we will also study some other things कि for example there are reservation related provisions in India. जब हम इसको भी स्टडी करेंगे हम पाएंगे कि some people are treated differently, minorities are treated differently, minority institutions they have certain privileges, different privileges, but these privileges are given to certain people because their circumstances are different. तभी हमने कहा कि इंडिया में there is not a procedural equality, substantive equality. We consider the unequal circumstances और उसी तरीके से हम ट्रीट करते हैं जैसी जैसी ज़रूरत हो. क्लियर. अब आर्टिकल ये काफ़ी लंबा सेशन अभी हो गया, यहाँ से आगे का हम कल कवर करेंगे और कल के लिए तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. देखो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लेटेस्ट हुई है जहाँ से जिसकी एक एक लाइन से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. तो नेक्स्ट सेशन जो कल आएगा इसको बिल्कुल भी मिस मत करना. कल का सेशन छोटा होगा क्योंकि यहाँ हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन कवर करनी थी तो इस पर थोड़ा टाइम लग गया. कल का सेशन राइट इक्वालिटी को कवर करने वाला 15-20 मिनट का ही होगा हार्डली, राइट. तो उसको ज़रूर एक बार देख लेना. यहाँ से यू कैन फाइंड मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एज वेल. और जो लोग अभी ठीक है नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए. डेफिनेटली दिस कैन बी वन ऑफ द. अब देखो सीधी बात ये है, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को. बाकी तो आपको मालूम ही है कि इवन ये पूरा सेशन प्रिपेयर करने के लिए मैंने लगभग है ना 2 से 3 घंटे लगाए हैं ये 19-20 पेज की पीपीटी बनाने के लिए सिर्फ. क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो भी करंट लिंकेज है, जो कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन है और जो वो चीज़ें हैं जो आपने कहीं इग्नोर कर दी होगी है ना या किसी बुक में कवर नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, उनको यहाँ पे इंक्लूड एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देने की हमेशा से मेरी कोशिश रहती है इन सेशंस में भी. और ये तो है ही, ये एक तरीके से आप PYQ गोल्ड माइन आप इसे कह सकते हैं. एक बार PYQ रिसर्च प्रोग्राम आप ज्वाइन कीजिए, देखिए आप पाएंगे कि आपको कहीं दूसरी जगह कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सब चीज़ें यहाँ कंटिन्यूसली चल रही है, हर रोज़ यहाँ सेशन 1-1 घंटे के अपलोड होते हैं डेली. यू कैन ज्वाइन इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. एज ऑलवेज लव यू ऑल.